विभाग के अंदर प्रारंभ हुआ है और जिसमें 1200 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया है। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1200 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को आज ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी को बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर। मेरा यह मानना है कि चिकित्सक के प्रति एक सामान्य नागरिक के मन में एक बड़ा सम्मान का भाव है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस भावना का ह्रास भी हुआ है, क्योंकि व्यक्ति जब अधिकाधिक व्यावसायिक बुद्धि का से काम करने लगता है तो वह समाज और आम जन की भावनाओं का और उनका समर्थन एक प्रकार से खोता हुआ दिखाई देता है। एक भावना पहले होती थी डॉक्टर को कि इस धरती पर भगवान के रूप में और लोग उसकी पूजा करते थे। वह अपने अत्यधिक व्यावसायिक वृत्ति के नाते इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों ने, चिकित्सकों ने उसको खोया है। लेकिन आज जब शासन ने, केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की योजना प्रारंभ की, व्यक्ति को जो पहले बीमार होता था तो मान लिया जाता था कि अब वह उसके लिए एक असाध्य बीमारी असाध्य हो गई है, आज उसे 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। कमोबेश एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सुविधा से आच्छादित हुई है। दूसरा, प्रदेश के अंदर हमारी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जितने भी चिकित्सा केंद्र हैं, इनमें मुफ्त में चिकित्सा सुविधा प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध होती है। यानी एक बड़ी आबादी जब निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई है तो उस प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों का भाव हर एक स्तर पर हम लोगों को देखने को मिलता था। और ये कौन भूल सकता है, पूरी दुनिया पिछले 18-19 माह से कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। इस कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा हर एक स्तर पर सतर्कता बरती गई, लेकिन एक बड़ा तबका मेडिकल क्षेत्र का ऐसा था जिसमें हमारे चिकित्सक थे, हेल्थ वर्कर्स थे, जिन लोगों ने अपनी जान की जोखिम को ध्यान में रखते हुए भी कि संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, उस सबके बावजूद उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ जो कार्य किया, सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। और उत्तर प्रदेश ने जो परिणाम दिए वो तो और भी चौंकाने वाले अच्छे परिणाम थे, जिस पर सर्वत्र और एक स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो सराहना की है। देश के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों ने भी इसकी सराहना की और दुनिया के भी तमाम देशों ने और WHO ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के इन प्रयासों की सराहना की। उत्तर प्रदेश से बेहतर परिणाम देने में इसलिए सफल था क्योंकि हम लोगों ने यहां पर जिस प्रकार से कोरोना प्रबंधन अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से चिकित्सकों, कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ वर्कर्स और अलग अलग विभागों ने मिलकर के एक संयुक्त अभियान जो चलाया है, उसके बेहतर परिणाम सामने आए। इसमें आंगनबाड़ी भी थी, आशा वर्कर भी थी, एएनएम भी थी, चुने हुए जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, पार्षद, ये सभी लोग मिलकर के उस अभियान के साथ जुड़े थे। परिणाम हमारे पक्ष में आया और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश उस स्थिति में है। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश के आगरा में देखने को मिला था तो हमारे पास यहां पर जांच की कोई सुविधा नहीं थी। हमें सैंपल लेकर के एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था। तो पिछले 20 साल में
बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा, इन दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों में सहमति है, एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करेंगे। दोनों में सहमति है, तुम लूटो हम लूटे, जब तुम्हारी बारी आए तो हमको बचा लेना, हमारी बारी आएगी तुमको बचा लेंगे। अब ये खेल खत्म करना है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था, बस एक बार, और आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 साल में ऐसा जबरदस्त काम करा है कि उस वक्त सारी पार्टियां हवा हो गई दिल्ली के अंदर। अब कोई किसी पार्टी की बात नहीं करता। आज मैं उत्तराखंड की जनता से उस एक मौके की मांग करता हूं। आपने बीजेपी को इतनी बार मौका दिया, कांग्रेस को इतनी बार मौका दिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, सबको भूल जाओगे। आज अकेली आम आदमी पार्टी है जो कहती है कि हमें वोट दो, हम स्कूल बनवाएंगे। कोई दूसरी पार्टी आके कहती है स्कूल बनवाएंगे। कभी कांग्रेस ने आके कहा स्कूल बनवाएंगे, कभी बीजेपी ने आके कहा स्कूल बनवाएंगे। मैं आके कह रहा हूं, मैंने दिल्ली में स्कूल बनवाए, हमको वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है, हवा में बात नहीं कर रहे, दिल्ली में करके दिखाया है, अब देवभूमि में भी करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कहती है हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। देवभूमि में एक मौका दो, यहां भी शानदार अस्पताल बनाएंगे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। बताओ कोई दूसरी पार्टी है जो कहती है? आज मैंने ऐलान किया है, हमें मौका दो, देवभूमि के सारे लोगों को फ्री में अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाएंगे। दिल्ली में हमने शुरू कर दिया, दिल्ली में पहली ट्रेन मुफ्त में दर्शन कराते हैं, एसी ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, सब कुछ मुफ्त, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त। दिल्ली में हमारी पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जा रही है अयोध्या जी के दर्शन कराने के लिए, देवभूमि के लोगों को भी कराएंगे। और आज जो अभी रोड शो हुआ, जिस तरह का प्यार मोहब्बत विश्वास अभी जनता से मिला, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार देवभूमि की जनता बदलाव चाहती है। दोनों पार्टियों से तंग आ चुकी है और दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक के इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहती है। आप सब लोगों ने इतनी धूप में आप सब लोग आए, सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग मिलके अजय कोटियाल जी को देवभूमि का सीएम बना दो। इन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, पता है ना सबको? इन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, अब अपने को सबको मिलकर देवभूमि का नवनिर्माण करना है। भारत माता की इंकलाब। तो भारत में जो मुसलमान है वो मुस्लिम, वो इंडियन बाय बर्थ भी है और बाय चॉइस है। अब मुसलमान तो उस शख्स का नाम नहीं लेता जिसने भारत का विभाजन किया। 2 नेशन थ्योरी भारत में 2 लोगों ने कही थी, एक सावरकर थे, एक जिन्ना। हम उनका नाम नहीं लेते, दोनों का भी नाम नहीं लेते। अब ये लोग नाम लेते हैं इन दोनों का। तो इनसे पूछा जाए कि भाई इनसे इतनी मोहब्बत क्यों है जिन्होंने ये 2 नेशन थ्योरी और डिवीजन की बात की थी।
अब रहा सवाल हम पर इल्ज़ाम का, तो लगाइए, जितना इल्ज़ाम लगाना लगाइए, मगर हमारे हौसले में, हमारी जिद में, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। इल्ज़ाम लगता है इसलिए लगता है कि उनको दिख रहा है कि तकलीफ हो रही है उनको हम MIM पार्टी से, और हम अपना काम करते रहेंगे। मगर अखिलेश यादव को ये भी बताना ज़रूरी है कि आप ही के परिवार के 3 लोग कैसे हार गए 2019 के चुनाव में, जब आप बसपा के साथ अलायंस था आपका, सिर्फ 15 लोकसभा की सीट आप दोनों मिलकर क्यों जीत पाए? इसकी क्या वजह थी, जबकि आपको 75% मुसलमानों का वोट मिला? कभी ये भी तो कहो कि हमको मुस्लिम वोट मिला, हमको हिंदू वोट नहीं मिला। ये नहीं कहेंगे, ये भी कह दो कि मुस्लिम वोट मिला, यादव वोट हमको नहीं मिला। ये कह दो कि हमको मुस्लिम वोट 75% मिला, हमको दूसरे अपर कास्ट लोगों का वोट नहीं मिला। ये बोलने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में, और बार बार बोलते ना कि डराते रहते हैं मुसलमानों को। अब डरने वाला नहीं है मुसलमान कि भाई आप मंच पर नहीं बिठाते, हाथ नहीं मिलाते, कोई दे रहा है तो हाथ ढकेल देते और फिर चुपके से खामोशी से अपने घर में बुलाकर एक फोटो ले लेते। क्या मुसलमान आपकी फोटो क्या मोहताज है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को दीगर कास्ट और बारियों की तरह उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, उनकी एक लीडरशिप बनेगी, वो नहीं बनना चाहते। भाई हर उत्तर प्रदेश में हर कास्ट की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उनकी ताकत है, उनकी लीडरशिप है। अगर 19% मुसलमानों का कोई लीडरशिप नहीं, जिम्मेदारी मुसलमानों की भी है कि हम वो काम कर रहे हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप बने, जैसा यादवों की है, दलित्स की है, ब्राह्मण्स की है, ठाकुर की है, बनिया की है, राजभरों की है, मौर्या की है, इन सब की है। तो इसमें बुरी बात क्या है? जब हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एजेंडा ये है कि आज पूरी लोग उसमें रहेंगे और एजेंडा यही रहेगा कि कानून वापसी हो गए हैं अब, और आगे की जो मुद्दे हैं, मुकदमे का इशू एक बड़ा रहेगा, जो किसान हमारे शहीद हो गए उनका एक बड़ा इशू रहेगा। तो ये सारे इशू रहेंगे। सर, पार्लियामेंट में ट्रैक्टर मार्च की भी बात कही जा रही है। वो 29 तारीख तक के जो प्रोग्राम है वो भी एट्रीज हैं। आप जा रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे? सिंघू बॉर्डर पे युद्धवीर सिंह रहेंगे और सब लोग रहेंगे वहाँ पे। हम लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ महापंचायत है, कल है। हाँ। उसकी कुछ व्यवस्था आज जाएंगे। तो आज ये तो यही सारे इशू है। एक मुद्दा हट जाएगा कि सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने उन्हें एक पहल करी है कि 3 कानून हम वापसी ले रहे हैं, तो हट जाएगा। दूसरे मुद्दे अभी हैं। मुहिम राज्यपाल महोदय नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मैं समझता हूँ बहुत गहन चिंतन के बाद और बहुत चर्चा विमर्श करने के बाद पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है, उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। जिस बात को लेकर कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था, और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान लेकर जो कुछ कमियां थीं उसको पूरा किया है, और जिस दिशा में हम चल रहे थे उसको और गति देने का काम किया है। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है, लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी और आवश्यक कदम था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। जो तबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उसको एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन देने का काम किया है,
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, अजय माकन जी का, अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का। सब लोगों ने, सब नेताओं से चर्चा करी है और इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ है ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखकर किया गया है। सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। अजय माकन जी खुद यहाँ पर आए थे, एक एक विधायक से खुद बात करी थी, नेताओं से बात करी, प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनसे बात करी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे बात करी, और राजस्थान की राजनीति में जो जो इंटरेस्ट रखते हैं उन सब लोगों से, वर्गों से, तबकों से बात करने के बाद एक बहुत व्यापक, बहुत सटीक और बहुत सोच समझकर ये निर्णय एआईसीसी ने उठाया है, जिसका आज 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और मैं देखता हूँ कि अनेकों बार इस बात को कहा जाता है। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था कि इस गुट का 2, इस गुट का 5, उस गुट का 15। 2018 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने, उस समय मैं अध्यक्ष था, और हम सब ने मिलकर टिकट वितरण किया, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, एक दूसरे की मदद करी, और हम 20-21 की संख्या से हाफ ए मार्क पर पहुँचे और 100 का आंकड़ा हम लोगों ने हासिल किया, सरकार हमारी बनी। तो मैं समझता हूँ कि ये बार बार इस बात को उठाना, मीडिया में न जाने कौन इस बात को समझाता है, कौन इसको रेखांकित करता है। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार हम लोगों ने पूरे देश में उपचुनाव जीते हैं, भाजपा को हराया है, क्योंकि राजस्थान में मुख्य मुकाबला हमारा भाजपा से रहता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है और पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। महानगरों का विस्तार हो रहा है भौगोलिक दृष्टि से भी, और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही है। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में, राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में, हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें। संगठन के अंदर बेहतर काम कर सकें, इसको इसी वजह से एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के ऊपर खुद मिनिस्ट्री पद को ठुकरा करके संगठन के काम में आगे बढ़े, हमें आप लोगों के ऊपर गर्व है। 30 जुलाई को यहीं पर प्रदेश के मीटिंग के बाहर मैंने उस वक्त की, जब सभी विधायकों के साथ में मीटिंग की थी, मैंने कहा था कि हमारे कई मंत्री
परिषद के साथियों ने ये कहा है कि हम लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। मैं आज एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। हमारे समय समय के ऊपर 2023 के चुनाव के लिए जब हम तैयारी और तेजी से करने के लिए जाएंगे, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को जो मंत्री पद में परिषद में भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जो संगठन के काम के लिए में जाना चाहें वो संगठन में जाएं और कुछ नए लोगों को हम लोग मंत्री पद के अंदर आगे आने के लिए मौका दें, ताकि संगठन और मंत्री के अंदर एक बैलेंस दोनों के दोनों में रहे और 2023 के चुनाव में हमें जीतने का और अच्छी तरीके से जीतने का एक मौका मिले। तो सभी हमारे मंत्री परिषद के साथी, सभी हमारे विधायक परिषद के विधायक दल के सभी सदस्यगण, हम सभी के सभी को मिलकर के, सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को मिलकर के केवल एक ध्येय हमारे सामने रहना चाहिए, और वो ये कि 2023 में पिछले कुछ दशकों की जो बड़ी पार्टी है उसको हम बदले और कांग्रेस पार्टी को वापस हम लोग जीत करके जिता करके हम लोग इस राजस्थान के अंदर स्थापित करें। इसी ध्येय के साथ में पद और मंत्री पद, ये सत्ता की चीजें व्यक्तिगत तौर के ऊपर आती जाती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी पार्टी की विचारधारा का पालन करते हुए हम जनता और समाज की क्या सेवा कर सके, इससे महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। और पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मेहनत के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाते हुए त्याग और तपस्या का सहारा करता है। पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर इसका कोई जीता जागता उदाहरण है तो मैं 2013 के अंदर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट का मैं सदस्य था। मुझे एक बार सिर्फ कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि आपको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। मैंने कैबिनेट से छोड़ा और उसके बाद में कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना, और आज मैं आप लोगों के सामने लगातार करते करते यहाँ पे राजस्थान का प्रभारी हूं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कोई व्यक्ति अपने खुद के मंत्री पद को छोड़ करके, खुद के ऐसे पदों को छोड़ करके पार्टी के लिए काम करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान करती है, और जो व्यक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, हमारी पार्टी हमेशा, हमारी नेतृत्व, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमेशा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इस बात का हमेशा हमारे को ध्यान रखना चाहिए। तो किसान शहीद हुए हैं, उनको मुआवजे की, उनको जो है कुछ और राहतें देने की बात तो नहीं हुई है। और तीसरा, जो मुकदमे दर्ज हैं, बहुत से मुकदमे दर्ज हुए हैं देश में, उन पे कोई बातचीत, उनके वापस लेने की कोई बात नहीं हुई है। तो इन सभी चीजों पे विचार किया जाएगा, और आगे हमने क्या रणनीति बनानी है तो उस पर विचार किया जाएगा। तो जो बाकी मुद्दे हैं, जब तक वो नहीं सुलटेंगे तब तक जो है हम भी असमंजस की स्थिति में और सरकार भी असमंजस में। नोटिस लेके भी चर्चा होगी जी, विड्रॉ नहीं की जाएगी जो नोटिस। देखिए, सभी पे चर्चा होगी। जितने भी आंदोलन की वजह से जितने लोगों को भी किसी वजह से प्रताड़ित किया गया है, उन सभी के बारे चर्चा होगी। सर, क्या कोई प्रस्ताव भेजा जाएगा बातचीत के लिए? क्या आपको जिस तरह ये अभी मीटिंग में तय करेंगे, मीटिंग में तय करके उसके बाद सारा कुछ बाकी प्रोग्राम पोस्टपोन किए जाएंगे? नहीं, अभी तक पोस्टपोन नहीं किए गए। आज की मीटिंग में ही फैसला होगा उन पे क्या क्या विचार करेंगे। हमने तय किया है कि साल होने के ऊपर 26 तारीख को बॉर्डरों के ऊपर हरियाणा के पूरे क्षेत्रों के से यहाँ पर किसानों को बुलावा भेजा जाएगा, और उनके साथ जो लगते प्रदेश हैं जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उन सभी साथियों से अनुरोध किया जाएगा कि वो हमारे साथ आकर मिलकर यहाँ पर भीड़ बढ़ाने का काम करें। और 29 नवंबर का जो आगे का प्रोग्राम है वो बड़ा स्कीम तय कर चुका है, उसमें हम सम्मिलित होंगे। सबसे अहम मुद्दा है कि 670 के लगभग किसान हमारे यहाँ शहीद हो चुके हैं, उनको उनका हक दिलवाना है, उनका पुनर्वास के लिए बात करनी है। और सबसे अहम बात है कि बहुत से नौजवानों के ऊपर इन्होंने झूठी धारणा लेकर केस किए हैं, तो उनका जो निपटारा है उसके लिए हम बात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, और हर सारा देश एकजुट है और आंदोलन अभी चलता रहे। और मैं दिलवीर सिंह राजेवाल, हमने ज्वाइंटली अध्यक्षता की, जिसमें जो 3 कानून रिपील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है उस पर चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद कुछ फैसले हुए। एक तो ये कि
एक ये फैसला हुआ कि प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली शोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज।